हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रीबॉर्न। तो कहानी की शुरुआत जापानी फेरी टेल्स के एक कैरेक्टर घोस्ट के बारे में बताते हुए शुरू होती, जिसमें कहा जाता है कि घोस्ट एक महान योद्धा था जिसने अपनी जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हारी। हैरत की बात ये थी कि वो मर के भी जिंदा हो सकता था, और घोस्ट की यही खूबी उसे एक लेजेंड बनाती थी जिसकी स्टोरीज आज भी जापानी लोगों के दिमाग में बसी हुई है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम एक अनजान जगह पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स की टुकड़ी को देखते हैं जिन्हें यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाया गया था। वो सभी ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक आदमी वहाँ पर पहुँचता है और बड़ी चालाकी से इन सभी को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। यहाँ तक कि वो इस टुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर्स को भी नहीं छोड़ता है। इस रहस्यमय शख्स का नाम अबायस होता है जो कभी इन्हीं सोल्जर्स में से एक हुआ करता था। अबायस इतना ताकतवर और प्रोफेशनल था कि अब तक उसके हाथ से कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बच सका था। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम 8 साल की एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम साची होता है, और ये बच्ची अपनी उम्र के बच्चों से काफी अलग थी। जिस उम्र में बच्चे खेलना कूदना पसंद करते थे उस उम्र में साची बहुत समझदार बन चुकी थी, जिसका कारण उसके अंकल तोशिरो थे। तोशिरो एक बहुत सीधा साधा आदमी था। वो शहर में छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया करता था और साची उन्हीं के साथ रहा करती थी। साची भी बचपन से घोस्ट की कहानी सुनती आ रही थी और उसको लगता है कि उसके अंकल तोशिरो ही वो लेजेंड हीरो है। खैर, अगर बात तोशिरो की करें तो वो अपने काम से काम रखने वाले लोगों में से था और उसकी लाइफ में कुछ ही चुनिंदा लोग थे जिनमें से साची सबसे जरूरी थी। हालांकि तोशिरो कुछ दिनों से अपने बुरे सपने से जूझ रहा था। सपने में वो मारकाट और खून खराबा करते नजर आता है, यहाँ तक कि इसके कुछ जख्म वो अपने शरीर पर भी महसूस करता है, जिसकी वजह से उसकी रात की नींद पूरी तरह से हराम हो चुकी थी। इसीलिए तोशिरो एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है और उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है कि कैसे वो एक सुनसान जंगल में बड़ी बेरहमी से लोगों की जान ले रहा है। उसे अब इस चीज का डर सताने लगा था कि कहीं उसके अंदर का वो खूनी शैतान फिर से बाहर ना आ जाए और वो पहले जैसा ना बन जाए। लेकिन साइकाइट्रिस्ट उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ये सब कुछ वो सिर्फ सपने में करता है, इसीलिए उसे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ तोशिरो नन्ही सी साची को बचपन से ही उसके शरीर और दिमाग को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग देता था ताकि आगे जिंदगी में जब उसके ऊपर कभी भी दुखों का पहाड़ टूटे तो वो इसे आसानी से सह सके। तोशिरो ने ये सब कुछ एक लेजेंड से सीखा था क्योंकि उसे भी अपनी तकलीफें महसूस नहीं हुआ करती थी। बस तभी से साची को अपने अंकल में ही वो घोस्ट दिखाई देता है। और तो और वो लेजेंड की फेरी टेल्स वाली किताब भी तोशिरो ने ही साची को दी जिसे वो हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती है। वहीं कुछ दिनों के बाद इस भयानक सपने की वजह से तोशिरो एक बार फिर से अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगा था। खून का प्यासा उसके अंदर का वो तोशिरो बाहर आना चाहता था जिसे तोशिरो कंट्रोल करने में लगा हुआ था। इसी दौरान एक दिन उसकी दुकान पर 2 चोर आ जाते जो चाकू दिखाकर उसकी पूरी दुकान खाली करने को कहते। तोशिरो चाहता तो मिनटों में उनका काम तमाम कर सकता था, मगर बिना कुछ कहे वो चुपचाप सारा पैसा निकालकर उनको दे देता है क्योंकि इससे वो अपने आप पर काबू पाना चाहता था, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी होता है। इसके बाद वो हमेशा की तरह साची के साथ अपने दोस्त केंजी से मिलने अस्पताल जाता है। दरअसल केंजी भी कभी तोशिरो के साथ आर्मी में हुआ करता था। दोनों में पक्की दोस्ती थी, लेकिन एक जंग के दौरान तोशिरो की जान बचाने के चक्कर में केंजी अपनी जान दांव पर लगा देता है। घटना में तोशिरो तो बच जाता है, पर अफसोस केंजी अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और साथ ही साथ उसके पूरे शरीर को लकवा भी मार चुका था, जिसका मलाल आज तक तोशिरो को था। और आज जब वो केंजी से मिलने के बाद साची के साथ घर के लिए लौट रहा होता है तो उसे एक अनजाने खतरे का एहसास होता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि दूर मौजूद केंजी भी इस खतरे को महसूस कर लेता है। तोशिरो बिना समय गवाए साची को किसी बहाने से घर भेज देता है और खुद जाकर बाजार के बीचों बीच खड़ा हो जाता है ताकि छुपे हुए दुश्मनों को पहचान सके, और कुछ ही देर में उसे उनका अंदाजा भी हो जाता है। तभी एक लड़की पीछे से आकर उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाती तोशिरो पलक झपकते ही इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा देता है। फिर दूसरा आदमी उसके ऊपर साइलेंसर लगी बंदूक से गोलियां चलाने लगता है, मगर तोशिरो की फुर्ती के आगे उसके सभी दांव बेकार जा रहे थे। जिसके बाद आखिर में सिर्फ पेन की एक नोक से तोशिरो उसको भी मौत के घाट उतार देता है और ये देखकर बाजार में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। यहीं पर हम अबायस को भी देखते हैं। वहीं दूसरी ओर
भरी बरसात में साची भी अपने अंकल का इंतजार कर रही होती है और इसी बीच उसके पास फैंटम नाम का एक आदमी आता है। ये वही शख्स है जिसने तोशिरो की जान लेने के लिए उन लोगों को भेजा था। हालांकि ये आदमी साची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस उसके सर पर हाथ रखकर वो वहां से चला जाता है, जिसको देखकर साची को ऐसा लगता है मानो वो उस इंसान को जानती हो या फिर उससे पहले कभी मिल चुकी हो, मगर कब वो दिन उसको याद नहीं आ रहा था। इसके बाद हमें इजावा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता जो एक खूंखार अपराधी होती है और अब फैंटम ने उसे तोशिरो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस पर फैंटम का असिस्टेंट कैस्पर कहता है कि जब हमें उसका पता लग चुका है तो फिर क्यों ना हम अपने सभी आदमियों को भेजकर उसे खत्म कर दें। अब इन हालातों को देख तो ऐसा लग रहा था मानो फैंटम की तोशिरो से कुछ पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते वो उसे इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहता था। फैंटम ये भी जानता था कि तोशिरो जितना पावरफुल है उसे अबायस के अलावा और कोई नहीं मार सकता। और तब हमारी नजर कैस्पर के लैपटॉप पर जाती है जिस पर तोशिरो और अबायस से जुड़ी जानकारियां मौजूद होती हैं। हमें यहाँ पर पता लगता है कि पहले ये दोनों साथ में ही काम किया करते थे। इसके अलावा उसका कोड नेम घोस्ट था क्योंकि वो आर्मी की नजर में एक लेजेंड फाइटर था जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद फैंटम ने रखा था। अब इसके कुछ ही दिनों बाद तोशिरो फिर से अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलता है जिसके साथ आज उसका सेशन है। साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम सपनों में इतने बेरहम हत्यारे बने फिरते हो, क्या तुम्हें सच में अपनी मौत से डर नहीं लगता? जिस पर तोशिरो उनको बताता है कि उसे कभी भी मौत से डर नहीं लगा, उल्टा खतरे के वक्त तो उसका शरीर और भी नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ साइकाइट्रिस्ट अपनी उंगली उसके सर पर रखकर एक पल के लिए इसे बंदूक मारने को कहती है और सवाल करती है कि क्या अब उसको डर लग रहा है। पर डर तो छोड़िए, ये देखकर तोशिरो के अंदर का घोस्ट बाहर आ जाता है और हवा की रफ्तार से उसकी आंखों से वो ओझल हो जाता है। फिर कान के पास आकर कहता है जितनी देर में वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, इतनी देर में तो वो ना जाने कितनी बार उसकी जान ले चुका होता। तोशिरो का ये रूप देखकर खुद आज उसकी साइकाइट्रिस्ट भी खौफ में आ जाती है और इस सोच में पड़ जाती है कि जिस इंसान का वो इलाज कर रही है वो वाकई में इसके काबिल है भी या फिर नहीं। खैर अब शाम होती है और हम तोशिरो को साची के साथ उसके दोस्त के बार में देखते हैं। तभी उसे एक बार फिर से खतरे का अंदेशा होता है और वो अपने दोस्त को साची का ख्याल रखने को बोलकर किसी काम के सिलसिले में बाहर आ जाता है। बाहर उसका इंतजार काफी लोग बेसब्री से कर रहे होते हैं जो तोशिरो को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मगर उनमें से कोई भी उसको छू नहीं पाता है। तोशिरो को अब अंदाजा हो चुका था कि शहर में उसके दुश्मन आ चुके हैं, इसीलिए वो कुछ जरूरी सामान लेने के लिए अपनी दुकान की तरफ जाता है और यहाँ भी फैंटम के लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तोशिरो अपनी काबिलियत से चुटकियों में ही उनको मार देता है। इसी दौरान दुकान में फॉक्स और ईगल नाम के दो लड़के आते हैं जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि केंजी ने उसकी मदद करने के लिए भेजा था। पर तोशिरो को यहाँ पर किसी की भी जरूरत नहीं थी। वो हमेशा अपने दुश्मनों को अकेले खत्म करना पसंद करता था और इसीलिए वो उन्हें वापस भेज देता है। मगर जब ये बात केंजी को मालूम पड़ती है तो वो उन दोनों पर काफी गुस्सा होता है और उन्हें किसी भी हालत में अपने दोस्त के पीछे साय की तरह रहने को कहता है। असल में केंजी भी एक माहिर कमांडर था और उसे भी एहसास हो चुका था कि जरूर तोशिरो खतरे में है, इसीलिए खुद उस लायक ना होने की वजह से उसने इन दोनों को अपने दोस्त की हिफाजत के लिए भेजा था। इसके बाद साची का हालचाल जानने के लिए तोशिरो उसको फोन लगाता है, पर तभी वहाँ पर इजावा नाम की वो लेडी किलर आ जाती है जो तोशिरो के पीठ पीछे उसे मारने वाली होती है। लेकिन तब तक तोशिरो की नजर उस पर पड़ चुकी थी और फिर साची से बात करते करते वाकई एक लेजेंड की तरह वो उसी फोन बूथ के अंदर ही इजावा को मार डालता है। इधर हम फॉक्स और ईगल को देख जो फैंटम को मारने की तैयारी में जुटे हुए थे। यहीं पर ईगल अपने दोस्त फॉक्स को तोशिरो की सच्चाई बताते हुए कहता है कि एक वक्त था जब केंजी और तोशिरो दोनों ही फैंटम के लिए काम किया करते थे, मगर कुछ साल पहले तोशिरो ने उसके साथ काम करना बंद कर दिया क्योंकि फैंटम अब एक खूंखार अपराधी बन चुका था और वो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें ट्रेन किया करता था। इस दौरान वो उन बच्चों को नशीला पदार्थ देता था और उनके दिमाग को काबू करता था जिससे उनके अंदर डर और दर्द दोनों का एहसास खत्म हो सके और फिर उन्हें किलर बनाकर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगवाता था। कुछ समय बाद जब तोशिरो को फैंटम के इस सच के बारे में पता चला
तो उसने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन फैंटम ने तोशिरो को ऐसे ही जाने नहीं दिया, बल्कि उस पर बॉम्ब से हमला करवाया, जिसमें खुशकिस्मती से केंजी की वजह से तोशिरो की जान बच जाती है और वो लोग मिलकर ये दिखा देते हैं कि तोशिरो इस हादसे में मर चुका है, ताकि फैंटम के लोग उसका पीछा छोड़ दे। पर अब 3 सालों बाद जब फैंटम को तोशिरो के जिंदा होने की खबर मिली, तो वो उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गया। हालांकि एक बात उन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर तोशिरो ने फैंटम का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो वो आज तक उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। वेल, इसी बीच फैंटम के पास अबायस का कॉल आता है और वो उसके आदमियों से तोशिरो और उसके बीच में आने को मना करता है, क्योंकि अबायस भी तोशिरो को मारना चाहता था। साथ ही में फैंटम के ऐसा ना करने पर उसे और उसके लोगों को भी जान से मारने की धमकी देता है। इस पर कैस्पर बॉस से पूछता है कि आखिर अबायस तोशिरो की जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है, जिस पर फैंटम बताता है कि असल में ये दोनों मेरी ही टीम के मेंबर थे और अच्छे दोस्त भी, पर इन सब के बावजूद भी उन दोनों में काफी फर्क था। जैसे कि अबायस को सिर्फ लोगों की जान लेने से मतलब था, जबकि दूसरी ओर तोशिरो ने आज तक बिना वजह किसी पर हाथ भी नहीं उठाया था, और यही चीज इन्हें एक दूसरे से बहुत अलग बनाती थी। सुबह होती है और हम कैस्पर को देखते हैं, जिसने फैंटम के कहने पर साची को किडनैप कर लिया था। और ये बात जब तोशिरो को पता चलती है तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि कहीं ना कहीं उसे इस चीज का अंदाजा था कि आज नहीं तो कल फैंटम ये घटिया हरकत जरूर करेगा। इसलिए उसने पहले से ही साची की उस फेरी टेल वाली किताब में एक जीपीएस लगा कर रखा था, जिसके जरिए तोशिरो को फैंटम के अड्डे के बारे में मालूम पड़ जाता। वहीं अब हम एक अंधेरे कमरे में डरी सहमी साची को देखते हैं। उसके पास फैंटम पहुंचता है, जो उसको बताता है कि वो तोशिरो की कोई रिलेटिव नहीं है, बल्कि उन बच्चों में से एक है जिन्हें वो अगवा करके किलर बनाता था। मगर एक रोज यहाँ से जाने से पहले तोशिरो उसे भी अपने साथ ले गया। दरअसल इतने ढेर सारे बच्चों में तोशिरो सिर्फ साची को ही अपने साथ इसलिए ले गया क्योंकि उसका साची से एक खास रिश्ता था, जिसका पता केवल फैंटम को था, और उसी का बदला लेने के लिए वो बेताब था। शायद इसी वजह से साची बाकी बच्चों से अलग थी, और तभी उस रोज फैंटम को देखकर उसको ये महसूस हुआ था कि उसने कहीं ना कहीं उसको देखा है। कुछ ही देर बाद तोशिरो भी ईगल और फॉक्स के साथ साची की किताब में लगी जीपीएस की मदद से उसी जगह पर पहुंच जाता जहां साची को अगवा करके रखा गया था। लेकिन उस तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जंगलों के चारों ओर फैंटम के आदमियों का पहरा था। ऐसे में सबसे पहले तोशिरो उनसे लड़ने का प्लान बनाता, पर फिर तीनों एक साथ उनसे दो दो हाथ करने के लिए निकल पड़ते हैं। तोशिरो, फॉक्स और ईगल की मदद से फैंटम के हर एक आदमी को बड़ी होशियारी से मारते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तभी हमें अबायस को दिखाया जाता है, जो कि इसी जंगल में मौजूद था, और वो भी बहुत बुरी तरह फैंटम के आदमियों को मार रहा था। दोनों ही फैंटम के आदमियों को मार रहे थे, लेकिन उनके फाइट करने का तरीका बिल्कुल अलग। दोनों ही अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे कि तभी अचानक फॉक्स का सामना कैस्पर से होता है, जिसे पहले तो वो एक छोटा बच्चा समझकर छोड़ देता है, लेकिन उसकी यही मासूमियत बहुत बड़ी गलती साबित होती है, जिसका फायदा उठाकर कैस्पर उसे मिनटों में मौत के घाट उतार देता है। फिर फॉक्स को मारने के बाद कैस्पर की नजर तोशिरो पर पड़ती है और वो बिना मौका गवाए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तोशिरो उसकी खूब पिटाई करता है, जिससे तंग आकर कैस्पर अपने शरीर में लगे बम से उसे खत्म करने की कोशिश करता है। मगर तोशिरो होशियारी से उसके इस प्लान पर पानी फेर देता है और बॉम्ब में लगे वायर की सारी केबल्स काट देता है, जिसकी वजह से ना तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ना ही तोशिरो की जान जाती। लेकिन वो कैस्पर को मार के फॉक्स का बदला ले लेता है। पर अभी मंजिल बहुत दूर थी। तोशिरो दुश्मनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसे अपने आसपास अबायस के होने का एहसास होता है, और इसी दौरान ये कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। तोशिरो फैंटम के गैर कानूनी कामों के खिलाफ था, वो इसके लिए आवाज भी उठाता है, लेकिन अबायस उसे कहता है कि तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। वो एक सोल्जर है और उनका काम अपना मिशन पूरा करना है, ना कि कमांडर के काम में टांग अड़ाना। अब क्योंकि अबायस उसका दोस्त था, इसलिए उसकी बातें तोशिरो को चुभ जाती है और वो मिशन को बीच में छोड़कर ही वहां से चला जाता है, जिससे कहीं ना कहीं अबायस को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर हमें फैंटम को दिखाया जाता है, जो यहाँ साची को बताता है कि आखिर उसने तोशिरो का कोड नेम घोस्ट क्यों रखा था। दरअसल जापानी मान्यताओं के मुताबिक घोस्ट एक ना हारने वाला निडर योद्धा था, और फैंटम को भी हमेशा से तोशिरो में भी यही क्वालिटी दिखाई देती। तोशिरो भी बिल्कुल उसी लेजेंड कैरेक्टर की तरह बेबाक और खतरनाक था।
वो इतना बहादुर था कि उसने कभी भी किसी मिशन में हार नहीं मानी थी। फैंटम सांची से ये सब कुछ बता ही रहा होता है कि अचानक फैंटम के लोगों को मारते मारते तोशीरो उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां सांची मौजूद थी। अपने घोस्ट अंकल को देखकर सांची फौरन उनसे लिपट जाती है, लेकिन फैंटम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में तोशीरो ईगल से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक वो सांची का ख्याल रखे। जिसके बाद वो फैंटम को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि सांची उससे ना जाने की जिद करने लगती है। सांची ने अपने अंकल को कभी भी कहीं जाने से नहीं रोका था, लेकिन आज न जाने क्यों उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके अंकल उसको छोड़कर जाएं। वो रोती है, बिलखती है, लेकिन जाने को मना करती है। तब तोशीरो उसे समझाता है कि कभी घोस्ट को कुछ हुआ है जो आज होगा, और वापस आने का वादा करके वो फैंटम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कमरे के बाहर ही उसका मुकाबला फैंटम के कुछ अन्य बचे हुए लोगों से होता है, जो कि अधिक संख्या में होने पर तोशीरो पर भारी पड़ रहे थे। और अगले ही पल हम अबायस को भी यही करता हुआ देखते हैं, जिसके बाद ये दोनों मिलकर ठीक उसी तरह फाइट कर रहे थे जिस तरह मिशन के दौरान अपने दुश्मनों को मारा करते थे। और जब ये दोनों फैंटम के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं तो बारी आती है उनके बीच होने वाली लड़ाई। यहाँ साथ में ट्रेनिंग लेने की वजह से इन दोनों की फाइटिंग स्किल्स लगभग सेम ही होती है, और इन्हें लड़ते हुए देखकर ये बता पाना मुश्किल था कि आखिर इनमें कौन जीतेगा। शुरुआत में तो अबायस ने लड़ाई में अपनी पूरी पकड़ बनाकर रखी, लेकिन फिर तोशीरो लड़ाई में वापसी करके अबायस के हर एक वार का करारा जवाब देता है, जिसके कुछ ही मिनटों के बाद अबायस को मार भी देता है। पर जीतने के बावजूद भी वो इस लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लड़खड़ाते पैरों के साथ वो सांची को कॉल करके अपने ठीक होने की खबर देता है और उसको बोलता है कि वो जल्द ही वापस घर आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ता है कि तभी सामने उसे फैंटम खड़ा मिलता है। इतने सालों बाद अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक को देखकर फैंटम उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दी और तुमने मेरे खिलाफ उसका इस्तेमाल किया। वैसे भी अब इन सब का क्या ही फायदा, अब तुम्हारे अंदर वो बात रही नहीं है जो पहले हुआ करती थी। इस पर तोशीरो बोलता है कि दरअसल फैंटम ने उसे नहीं बल्कि उसने फैंटम को ढूंढ निकाला था, और फिर अपने चाकू को निकालकर वो फैंटम की तरफ कर देता है। पर इससे पहले कि तोशीरो कुछ कर पाता, हकीकत में फैंटम ने बड़ी चालाकी से उसे अपनी बातों में उलझाकर हिप्नोटाइज कर लिया था, और वो कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका था, क्योंकि तोशीरो धीरे धीरे नींद की आगोश में आ रहा था। अब इसका फायदा उठाकर फैंटम तोशीरो का काम तमाम करने के लिए उस पर अपने चाकू से वार करता है, लेकिन अचानक से तोशीरो को होश आता है और वो पलक झपकते ही फैंटम का सर धड़ से अलग कर देता है। पर अफसोस, तब तक फैंटम का वो चाकू भी उसको घायल कर चुका था, और ऐसे में जरूरत से ज्यादा खून बहने की वजह से तोशीरो कुछ ही मिनट बाद वहीं गिरकर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। और मरते वक्त बस उसकी जुबान पर सांची का नाम होता है, जिसे आज वो बेटी कहकर पुकार रहा था। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि तोशीरो सांची का अंकल नहीं बल्कि उसका पिता था, जो उसकी लवर शिजुका की बेटी थी। इसीलिए तोशीरो ने उसे फैंटम के जाल से बाहर निकाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जितना जालिम और खतरनाक वो है उतना ही कभी उसकी बेटी बने। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोशीरो अपनी बेटी से किया हुआ वो आखिरी वादा नहीं निभा पाता है, क्योंकि तोशीरो कभी घर पहुंच ही नहीं पाता। अब आखिर हम सांची को समुद्र के किनारे अपने पिता की दी हुई वो फेरी टेल वाली किताब को जमीन में दफनाते हुए देखते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अब उसे इस किताब की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसकी नजर में अब सबसे बड़े लेजेंड उसके अंकल तोशीरो यानी उसके पिता ही थे, जिनकी ढेर सारी कहानियां उसने हमेशा हमेशा अपनी यादों में बसा कर रखी है। इसके बाद सांची अंकल ईगल के साथ वहां से जाने लगती है, जिसे दूर खड़ा तोशीरो देख रहा था, जो अब एक घोस्ट के रूप में हमेशा अपनी बेटी के साथ उसकी रक्षा करेगा। जिसके साथ ये अमेजिंग कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि रीबॉर्न की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।